आपके लिए गुड न्यूज ये है, अच्छी बात ये है कि सेमेस्टर 1 जो पहला एग्जाम होता है क्लास 11 का, आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, ओनली MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये नया पैटर्न पे आया है, NEP के तहत आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले ऐसा नहीं था। WBCHSC क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपका बुक्स क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बताएंगे। 11 और 12 दोनों के लिए बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा, वो सारे डिटेल्स इसमें आपको देंगे। ओके, आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मेनली और देखते हैं, सबका अपना अपना कोड है, ठीक है। देखो जैसे इसका कोड है, सब्जेक्ट कोड है हिना। क्या ये हिना? अब ये हिना क्या है? कुछ नहीं, इसका नाम है हिंदी। हिंदी को नाम कोड देता है हिना, HINA, कुछ नहीं। हिना में भी दो वर्ड है, इसमें HIN मतलब हिंदी होता है, A मतलब पेपर A, कोड है सब हिना, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना रखा है? 80 मार्क्स। क्लास 11 टोटल थ्योरी मार्क्स 80, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। कैसे अभी बोल के गए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दो हिसाब से है। सेमेस्टर देखो, क्लास 1 सेमेस्टर व्हाट है कि नहीं है। पहला सेमेस्टर में आपका 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, टोटल हो गया 50। दूसरा सेमेस्टर में भी सेम 40 मार्क्स का एग्जाम और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट। लेकिन सब सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो आर्ट्स के लिए जो मेन सब्जेक्ट है, कॉमर्स के लिए जो मेन सब्जेक्ट है, साइंस के लिए जो मेन सब्जेक्ट है ना, उस मेन सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल है, खास कर जैसे स्पेशली फॉर द साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 35 मार्क्स का पेपर रखता है और 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट वगैरह जो भी फाइल वो बनाना होता नहीं है। जैसे आर्ट्स में ज्योग्राफी जो होता है, उस ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका 35 मार्क्स का पेपर होगा वेस्ट बंगाल के लिए सिर्फ, और 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल वगैरह होगा। बस समझे नहीं समझे? अभी यहाँ पर क्या है, जैसे ये सब बनाया हुआ ऑलरेडी, सब देख लो, ठीक है। सब कुछ जो डेटा है ये एकदम वही सेम डेटा है जो वेस्ट बंगाल पैटर्न फॉलो करती है। बस समझे? उसके बाहर का कुछ नहीं है, सब उसी का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। सेमेस्टर 1 में आपका 40 मार्क्स का हिंदी का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं, साहित्य, उपन्यास सब दे रखा है यहाँ पर। सब किताबों का नाम है आपको उसी के अंदर में। कुछ व्याकरण है तो व्याकरण 5 मार्क्स का है, ठीक है। काव्य और गद्य जो 5 मार्क्स का है यहाँ पर, उपन्यास 5 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आपका साहित्य, साहित्य कौन, वो जो किताब मिलेगी आपको, साहित्य का भी आपको 2 किताब मिलेगा, एक मिलेगा काव्य का, एक मिलेगा गद्य का, समझे। एक मिलेगी लंबी लंबी कहानियां, एक मिलेगी छोटी छोटी कहानियां। तो आपको 2 किताब मिलेगा हिंदी का, ठीक है। और एक ही बार किताब मिलेगा, जो आपको हिंदी का किताब मिलेगा, उसी हिंदी की किताब में आपका 11 और 12 दोनों का सिलेबस रहेगा, और एक ही किताब में 2 साल निपट जाएगा आपका, समझे। दोनों का रहेगा, ये नहीं कि दोबारा मिलेगा, नहीं मिलेगा, वही किताब रहेगा हिंदी का, समझे। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 25, ठीक है, 30, 10, 40, ओके। अब यहाँ पर से देखो, यहाँ पर हम आपको देख ले रहे हैं, बाकी आप आराम से देख लेना इसको। आपके लिए गुड न्यूज ये है, अच्छी बात ये है कि सेमेस्टर 1 जो पहला एग्जाम होता है क्लास 11 का, आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, ओनली MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये नया पैटर्न पे आया है, NEP के तहत आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले ऐसा नहीं था। MCQ क्यों दी है? क्योंकि आगे चल करके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन में बैठते हैं, और कंपटीशन में 4-4 मार्क्स का MCQ होता है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो बच्चों को पहले से आदत लग जाए MCQ सॉल्व करने का, इसीलिए इस बार से, पिछले साल भी कर दिया था, ठीक है, कि NEP के तहत में MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाया गया है। जस्ट MCQ 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से सही करना है बस। अभी यहाँ पर एक बेनिफिट है कि कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब होता है क्या, कंपटीशन अगर जाओगे, एक सवाल अगर गलत किए और एक सवाल पे 4 मार्क्स मिलता है कंपटीशन में, जैसे नीट हुआ, जेई हुआ, बड़े-बड़े एग्जामिनेशन होता है ये NTA का, एक सही करोगे क्वेश्चन तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, बस समझे। और वही अगर एक सवाल गलत कर दिए तो -1 लग जाएगा, बस समझे। लेकिन बस फायदा ये है, आपके स्कूल में 11 के सेमेस्टर 1 में जो आपका एग्जाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा। इस MCQ में आपको नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं लगेगा, बस मैं क्या करें, नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं लगेगी, नो नेगेटिव मार्क्सिंग। मतलब आप क्वेश्चन गलत करो, सही करो, गलत करने पे आपके मार्क्स नहीं काटा जाएगा, सही MCQ बेस्ड आपको क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसलिए सेमेस्टर 1 में ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ने की जरूरत जरूर है, ठीक है। डरना नहीं है आपको, पढ़ना है। तो डरने में समय गंवाने के बजाय तो पढ़ लो, आप पढ़ोगे, क्वेश्चन देख लोगे, और बहुत इजी बता रहे बाबू आपको। सेमेस्टर 1 में चूंकि स्कूल वाले भी जानते हैं कि आप 1.5-2 महीना आपके पास रहता है, पढ़ने का समय बहुत कम मिलता है, तो एग्जाम जब लेता है ना, तो वो लोग स्कूल में आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं, बाबू यहाँ से पढ़ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाकर देंगे, और क्वेश्चन बहुत ईजी बनाता है। तो सेमेस्टर 1 जो भी एग्जाम में बैठता है, अगर देखो हम कहेंगे वो बच्चा जिसको पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं है वो फेल हो जाएगा, चाहे कुछ भी दे दो, उसको किताब भी दे दो ना, फेल हो जाएगा वो,
ठीक है, लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना तो आराम से पास हो जाएगा सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 2 की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि सेमेस्टर 2 में जो होता है वो आता है आपके पास में से, देखो ध्यान दिख दिए सेमेस्टर 1 हो गया, कहाँ गया, हाँ ये सेमेस्टर 1 था, ये देखो सेमेस्टर 2 दिख रहा है, ये सेमेस्टर 1 में देखो साफ साफ लिखा हुआ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके पास, सब 1-1 मार्क्स का होगा, टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, बात समझा गया, सब वही सेम तरीके से पैटर्न सब लिखा हुआ है। और जैसी क्लास का सेमेस्टर 2 होगा इसके ऊपर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अच्छा ही है और बुरा भी है, समझा रहे कैसे? एक जैसे आप लोग का क्लास 10 में यूनिट टेस्ट होता था ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट। पहला यूनिट टेस्ट में आपको 2-3 चैप्टर, सेकंड यूनिट टेस्ट में पहले का 2-3 छोड़ करके बीच का 3-4-5 चैप्टर ऐसे लेगा। तो वैसे ही करके क्या हुआ है, क्लास 11 का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न देता है, उस किताब के मान लो कि अगर कोई 10 चैप्टर है तो 10 में से बोलेगा कि 4 या 5 चैप्टर बोलेगा सेमेस्टर 1 में आएगा, बाकी का जो 5 है वो सेमेस्टर 2 में आएगा। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसीलिए है कि आपको पढ़ने का प्रेशर कम है, बुरा यूं भी इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको साइंस में बेसिकली अगर हो और 11 को अगर आप अच्छे से नहीं समझे हो, जल्दी जल्दी पढ़ के निकल गए, तो क्लास 12 के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ जाएगी, और समझे? पढ़ना कंपल्सरी है। इसीलिए सेमेस्टर 2 में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एसएक्यू और एलएक्यू। इसका मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको 2 लाइन में आपको स्टेटमेंट देकर के लिखना पड़ेगा। ये एमसीक्यू नहीं है कि चूज करो 4 में से कोई एक, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देकर आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और एक आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? देखो जैसे यहाँ पर हम ये भी दिया, सब यहाँ पर सब बता दिया गया, सब यहाँ लिखा दिया गया। देखो लिखा यहाँ पर एसएक्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का मिलेगा, 4 मार्क्स आपको यहाँ से, जैसे 8 मार्क्स, तो बस देख रहे हो ये शॉर्ट आंसर टाइप 4 मार्क्स के। अब इसी में क्या होगा, आपको ऑप्शन दे देगा, मान लो आपको 6 सवाल दे दिया, बोलेगा एनी 4 करो खाली, तो आप ये कर सकते हो, 8 मार्क्स यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर ये आ गया 2 तरह का, यहाँ पर ऐसे 2 टाइप 1 है, टाइप 2 है। यहाँ पर आपको 1 लाइन 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो सकता है 3 लाइन लिखना पड़े, 4 लाइन लिखना पड़े। ये बात है ना, 3 से 4 लाइन आपको आएगा 3 मार्क्स का। मार्क्स अच्छे से लिखने के लिए हम आपको हमेशा समझा देते हैं कि अगर 2 मार्क्स का है बाबू, तो हम कहेंगे आप 3 लाइन से 4 लाइन जरूर लिखो, दुगना कर दो उसको, ठीक है। अगर आप 3 मार्क्स हो तो 5 से 6 लाइन जरूर लिखो, और अगर आप 5 मार्क्स हो तो हम कहेंगे बाबू 10 से 12 लाइन लिखो। 5 मार्क्स काटने के ज्यादा चांसेस बड़ी मार्क्स में होते हैं, इसलिए स्मार्ट वही होता है उस सवाल को हाथ लगाता है जिसका मार्क्स छोटा छोटा होता है। मतलब सवाल में ना ऑप्शन आता है, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर सवाल में, जैसे मान लो कुछ सवाल में गोटा सवाल आपको आंसर बोले 6 मार्क्स का है, ठीक है, अगर बोलेगा आपको ये 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का पूरा एक ही सवाल दे दिया, उसको 5 मार्क्स लंबा पे ही लिखो, और कुछ ऑप्शन में रहेगा और करके लिखा रहेगा, और कहेगा क्या 1 + 2 + 1 ऐसे करके दे रखा है, और समझे, और भी कुछ ऐड कर देगा 1 ऐसे करके रखा। तो इस सवाल को हाथ लगाना इजी होता है, क्योंकि इसमें हर बार में 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल है, यहाँ हर सवाल का थोड़ा थोड़ा आंसर भी दोगे ना तो आपको टुकड़ों में मार्क्स ज्यादा मिलेगा, बस समझे क्या करें, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए आप मोटा सवाल ऐसा सवाल को हाथ ना लगा, ऐसा लगा ऑप्शन है तो, ऑप्शन नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ आ गया सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 क्लास 11 के लिए। अब इसके बाद देखो क्लास 12 के लिए आ जाएगा। क्लास 12 का भी सेम पैटर्न है, 80 मार्क्स को बांट दिया जाएगा, 40 मार्क्स का पेपर। यहाँ देखो वहां पर भी सेम चीजें हैं, सेम पैटर्न होगा, सेम कुछ चीजें नहीं है, बस ध्यान रखना यहाँ पर सेमेस्टर 1 लिखा गया फॉर द क्लास 12, ठीक है। हम इसी सेमेस्टर 1 को सेमेस्टर 3 भी बोल सकते हैं क्लास 12 के लिए। यहाँ लिख दिया क्लास 12 सेमेस्टर 1, मतलब ये सेमेस्टर 3 ही है, ओके, भूला नहीं। एमसीक्यू है पहला, ठीक है, लेकिन हाँ बता दे रहे ये दोनों जो है क्लास 12 का सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 जो है क्लास 12 का, ये दोनों बोर्ड से पेपर आएगा, और समझे। तो वहाँ क्या देगा, इसलिए 11 में अपने आप को मजबूत कर लो ताकि 12 में बढ़िया करेंगे, ओके। नेक्स्ट हिंदी के बाद हमारे इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आ रहा है सेम पैटर्न, इसका भी है 80 मार्क्स से भी 2 डिवीजन कर दिया गया है। पहला सेमेस्टर 1 एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टॉपिक आपको दे रखा है प्रोज वर्ड्स, ठीक है, रियोटिक की सब है, उसमें है कुछ कविताएं हैं, कुछ पोयम है, कुछ कहानियां हैं, कुछ नाटक है, कुछ उपन्यास जैसा है, तो सब अपना इंग्लिश का भी अपना होता है, उसलिए उसी का नाम है, प्रोज है, वर्ड्स है, रियोट्रिक है, ग्रामर नॉन एक्सटर्नल बता रहे, ग्रामर भी क्वेश्चन होगा आपके पास में से 5 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन और सीन की कहानी आती है, सीन वो जो आपकी किताबों में, लेकिन एक अच्छा काम करता है। क्लास 12 में जितने भी आपको एग्जामिनेशन दिया जाएगा इंग्लिश का, स्पेशली 11 हो या 12 हो, उसमें सीन आने का चांसेस बहुत कम होता है, मैक्सिमम अनसीन आता है। अनसीन डालना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि ये रट्टू तोता की कहानी नहीं होती है। अनसीन में फायदा ये होता है कि आपको स्टोरी लिख के देना है, आपको तुरंत अच्छे से पढ़ना है और उसी में से समझकर आपको आंसर बना कर देना है। इसी को बोलते हैं अनसीन। अनसीन मतलब है अन, सीन, सीन मतलब देखना, अन मतलब जिसको नहीं देखा है, वो स्टोरी आपकी किताब में नहीं है, मतलब आप नहीं देखिए। अगर वो किताब की स्टोरी आ जाएगी तो वो सीन मतलब देखा हुआ है, आपने स्टोरी पढ़ा है, सुना है, बस समझे। जैसे अनसीन में आपको स्टोरी डाल के देता है।
तो बेस्ट है। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, प्रोज वर्ड्स, ठीक है सब। ये क्लास 11 के लिए है, ठीक है। सेम ये क्लास 12 के लिए सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 4 का टॉपिक है ये। यहाँ भी सेम तरीके का है, यहाँ पर ड्रामा मिलता है आपको। यहाँ ड्रामा मिलता है, नाटक होता है ना, नाटक हिंदी में कभी नाटक पढ़ते थे, स्टेज पर नाटक हो रहा है, यहाँ पर आपको ड्रामा मिलता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आता है। ग्रामर हर जगह रहता है, जिसको जो इंग्लिश मीडियम से शिफ्ट होकर जाते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से शिफ्ट करेंगे बोर्ड में तो वहाँ तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, तो उन लोगों के लिए इंग्लिश आसान हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश मीडियम से पहले है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए शुरू से हिंदी अच्छा मतलब आसान रहा है, बट इंग्लिश टफ रहा है, तो इंग्लिश में आपको ध्यान अच्छे से देना पड़ेगा और दिक्कत नहीं पड़ता है। हम तो कहते हैं साइंस वाले को इंग्लिश बहुत ईजी रहता है। हम हमेशा देखें कि हर साल पूरा हर बुक्स इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश पढ़ते 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 उतना हैबिट हो जाता है ना, तो उसके बाद उसको इंग्लिश का बुक उसको ईजी लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर इंग्लिश में करते हैं, सच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। और मार्क्स डिपेंड करता है, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स, मैथ्स का दिखा दे रहे हैं। हाँ, ये कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स का ना 2 तरीके का होता है। कई ऐसे स्कूल्स होते हैं जो प्योर मैथ नहीं रखते, नहीं देते हैं, वहां पर जाकर के इकोनॉमिक्स डाल देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर प्योर मैथ, अगर उसको कभी सीए करना है, सीए की पढ़ाई करनी है, तो सीए की पढ़ाई के लिए उसको प्योर मैथ का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। तो अगर ऐसे स्कूल जाते हैं जहां पर उसको कॉमर्स में अगर प्योर मैथ दे रहा है, तो उसको लेना चाहिए। प्योर मैथ क्या होता है? हूबहू वही मैथ होता है जो साइंस में होता है। साइंस का मैथ जैसे को हम लोग प्योर मैथ कहते हैं, प्योर मैथ उसी को। बाकी कॉमर्स का अलग मैथ होता है, वो उसके लिए अकाउंटेंसी, ठीक है, और अलग अलग तरीका आता रहता है, बस समझे। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो भी 40 मार्क्स का मिलता है, आपको भूलना नहीं है। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन तीनों का पेपर सेमेस्टर वाइज 40-40 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट। ओके, अब ये आपको ध्यान रखना है, मैथ्स में जो लोग साइंस है या लोग कॉमर्स है, तो सेमेस्टर 1 में जो आता है टॉपिक बाबू वो 3 है। आपको ये 3 लग रहा है, ये 3 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि 11 में आप और 12 में दोनों का जो चैप्टर्स होता है वास्ट होता है। यूनिट क्या मतलब होता है? यूनिट मतलब होता है यूनिट 1 में आपके पास 3 चैप्टर है। जी हाँ, 3 चैप्टर को मिलाकर यूनिट 1 बनाया गया है और हर चैप्टर अपने में महान है। एक है सेट थ्योरी, चैप्टर 1, चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस समझे। तो ये चीजें हैं, आपको ये 3 चैप्टर को मिला करके यूनिट 1 बनाया गया। यूनिट 2 में आता है अलजेब्रा में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। जी हाँ, अब इसमें से कुछ चीजें आप लोग अगर पुराना पढ़े होगे, जैसे क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक था बट फंक्शन नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फंक्शन नहीं पढ़ा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि आपको क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी चीज है वो बढ़िया से पता होना चाहिए, तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको समझ में आएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 में वो हमेशा बताएं, 10 जितना भी आप लोग सीखे हो वो 1+1 था, खाली 1+1। असली पढ़ाई तो 11 में आगे शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर ना स्टूडेंट थोड़ा सा सीरियस होता है पढ़ने के लिए। सीरियस नहीं है तो वो तो भाई उसको कोई बात ही नहीं है, 10 के बाद पढ़ाई छोड़ दे, काम करने पे लग जाए जो करना चाहता है। इसलिए अच्छा खासा टॉपिक यहाँ पर दिया जाता है, बस समझे, भूलना नहीं है। सेट थ्योरी भी क्लास 9 में था वेस्ट बंगाल बोर्ड में, बट स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया, सच ही कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन 11 में कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग को नहीं पता, वो बताएंगे, सब पढ़ा देंगे, बता देंगे, टेंशन मत लेना। अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग अभी तक खाली रैशनल नंबर तक जानते हो, नंबर सिस्टम में आप लोग को नेचुरल, होल नंबर ये सब सिखाए हम, ठीक है। चैनल पर भी ऑलरेडी डाला हुआ प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है, सब सिखाया हुआ। लेकिन आप लोग अभी तक भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? उस नंबर सिस्टम का बॉस कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझे। ये दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर घुस जाता है। कैसे? वो टॉपिक सीखेंगे तो समझाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही टॉपिक है जो आपका चैप्टर 1 में था क्लास 10 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, यहां पर भी है, बट आपको लगता है 10 और 11 सेम होगा? स्टेप ऊपर करेगा ना तो एडवांस लेवल पे थोड़ा होगा, ठीक है। इसलिए हमने कहा था बढ़िया से कि अगर 10th का बढ़िया से अगर सब टॉपिक अगर मजबूत नहीं है, और देख लेना। और पहली जंग आप लोगों को लड़नी पड़ेगी वो होगी इंग्लिश से। इंग्लिश की लाइंस को, स्टेटमेंट को पढ़ पढ़कर आपको इतनी हैबिटेड बना लेना पड़ेगा कि आप उसमें ढल जाओ। मेरे लिए एक ही सजेशन होता है इंग्लिश से, कभी हम आपके जगह पर हम भी कभी थे कि मुझे भी अपने टाइम पर में क्लास 11 साइंस में बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं आता था और इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़कर हम समझ ही नहीं पाते थे। मुझे एक टीचर मिले थे, मैथ्स के टीचर थे, मुझे इंग्लिश का एक सजेशन देकर गए और हमने ईमानदारी से उनकी बात पर भरोसा करके ईमानदारी से काम किया। जो उन्होंने कहा, अरे हम अभी आपको भी डिलीवर कर रहे हैं, और मुझे रिजल्ट मिला। उन्होंने कहा
कि हर जितने भी आपको इंग्लिश आ रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारी सब्जेक्ट को इंग्लिश समझकर मत पढ़ो, समझे। टॉपिक का आप इंटरेस्ट लो। आप अगर रोज एक पेज आपको पढ़ना है, ये कंपलसरी मान लो। अगर हर सब्जेक्ट एक पेज पढ़ोगे तो इट्स इजी, और इजी हो जाएगा। 3 महीने का खुद को टाइम दो, 3 महीने, और खुद से रोज बोलना है कि 3 महीने के अंदर कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी इंग्लिश पर कमांड चाहिए। हर टॉपिक, हर स्टेटमेंट मुझे समझ में आना चाहिए, चाहे जो हो, ठीक है। मेरा दिमाग 1000 बार मुझे बोल रहा होगा कि तुझसे नहीं होगा, लेकिन दिमाग को बताना पड़ेगा, हर बार बताना पड़ेगा कि अगर मुझसे नहीं होगा तो दुनिया के किसी से नहीं होगा। ये मेरी बात है, मेरी लाइन है। तो मेरे टीचर ने बस इतना कहा था कि रोज खुद को समय दो, एक पेज रोज खुद को रीडिंग पे डालो, रोज उससे उस पॉइंट्स को, उस वर्ड को कॉमन खींच के निकालो जो हर पेजेस में रिपीट मिल रहा है, और आपको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कि ऐसे कई सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो हर पेज में बहुत ही कॉमन है, और उन वर्ड्स का मतलब निकाल लो बस। और धीरे धीरे आपका पकड़ मजबूत होता जाएगा, सेंटेंस कैसे सजाते हैं। और कभी भी गलती नहीं करना, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझो। हम लोग गलती पहला यही करते हैं ना कि इंग्लिश को माइंड में ट्रांसलेट करके हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। इट्स अ रॉन्ग वे, इट्स अ रॉन्ग वे। आप बुद्धि, थोड़ी सी अकल लगाओ। हम आपको अगर ये कहेंगे कि अगर किसी को, मान लो किसी को अगर भात खाना शौकीन है, वो भात खाना चाहिए, उसको भात है ना, वो भात खाना चाहता है, भात का खूब भूखा है, लेकिन भात खाने से उसका मोटापा बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा रोटी खाओ। डॉक्टर ने क्या कहा? रोटी खाओ। अब वो पेशेंट या वो बंदा अगर रोटी खाने की कोशिश करेगा और मन में ये बोले, ठीक है, मन में ये सोचना स्टार्ट कर दे कि मैं भात ही खाऊंगा बट रोटी समझ के खाऊंगा, मतलब वो सोचेगा कि मैं खा रहा भात, लेकिन वो बोलेगा क्या कि मैं रोटी समझ के खा रहा हूं, तो असर कभी नहीं करेगा, बीमार और बढ़ेगा, मोटापा बढ़ जाएगा। यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन मत दो अपने दिमाग को। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझो, तो समझे, यही कहानी है। हम आपको हमेशा कहेंगे, आपको बचपन से ना, आपको अपने माता पिता को अपनी बोलने का अलग अलग घरों में अलग अलग तरीका होता है। जैसे कुछ घरों में अपनी माँ को कुछ लोग माँ बोलते हैं, बहुत सारे घरों में मम्मी बोलते हैं, और समझे। तो जो बचपन से हैबिट है ना, आप कितना पढ़ लो हैबिट बदलता नहीं है, और समझे, है ना। बिहार वगैरह में जाएंगे तो अपने पिताजी को पापा नहीं बोलेंगे, बाबूजी बोलेंगे, तो लोगों को वो हैबिट है। अपने माता पिता से पूछोगे तो उनको भी याद है बोले बाबूजी थे मेरे को, ठीक है। तो यही हैबिट थी, बस समझिए, वो हैबिट बदलता नहीं कभी। तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि आपको भी इंग्लिश का स्वरूप नहीं बदलना है, जिस फॉर्म में है ना उसको उसी फॉर्म में समझने की कोशिश करना है। यानी आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। हम आपको ये कहेंगे ना फ्रिज क्या होता है, तो आप सोचने में टाइम नहीं लोगे कि व्हाट इज फ्रिज, फ्रिज क्या होता है। आपको पता है, बिकॉज ये फ्रिज वर्ड आपके दिमाग में लॉक है, इंग्लिश का वर्ड है। आपने कभी ये सोचा, अगर मान लो कभी अगर ये बोला जाता फ्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं, आपने कभी फ्रिज को हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं सोचा? ठंडा करने वाली मशीन नहीं सोचा हमने। फ्रिज फ्रिज है, टीवी टीवी है, बस समझे, कंप्यूटर कंप्यूटर है, समझे कि नहीं समझे, कीबोर्ड कीबोर्ड है, मोबाइल फोन है, इंग्लिश वर्ड है सारी। हम लोग कभी हिंदी ट्रांसलेट किए? क्योंकि आपका दिमाग अच्छे से समझ गया है कि इंग्लिश वर्ड ही मुझे समझना है, और उस इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया है। बस दिक्कत वही है कि आपकी जनरल जो लैंग्वेज है और जनरल आपकी बुक्स की जो भाषा लैंग्वेज है वो इंग्लिश में आपको मिलेगी, उसको एक्सेप्ट करने में आपको टाइम देना होगा। 3 महीना डेली रीडिंग करना एक पेज, उस एक पेज में से आपने कितना सीखा, कॉमन वर्ड्स क्या क्या मिला, आपको निकाल कर लो। उसका मतलब हिंदी में निकालना चाहो निकाल लो, ताकि समझ जाओ। एक बार अगर आप समझ गए ना तो आप इंग्लिश में आप रिलेट कर पाओगे। दैट्स इट। इससे तो कुछ नहीं करना और आपकी इंग्लिश में सुधार आ जाएगी। बुझ गया? बोला नहीं है। अलजेब्रा में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, आपके ये क्लास 9 में हुआ करता था कभी, और आईसीएसई बोर्ड में तो सब डाल के रखता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10 में उठा के देता है, लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं देता है, तो नया नया सीखने मिलता है, समझे। ये देख रहे हो, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर मिलाकर यूनिट 2 बनाया है। और लास्ट आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इसकी कहानी अलग कहानी हो भाई, आसान मत समझना। लिमिट ये सब बहुत लोग डरते हैं इससे, बहुत जान खाती है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, खटाकी बहुत है ये, लेकिन मजा आता है, ठीक है। कैलकुलस इसको कहते हैं, कैलकुलस यूनिट 3 है। ये इतना चीज आपके सेमेस्टर 1 में आ रहा है, इमेजिन कर रहे हो, और समय कम है। सोचो किस स्पीड से हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा और कितनी स्पीड से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये अंदाजा लगाओ। ये सेमेस्टर 2 है आपका, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडिक्शन, इसको हम लोग पीएमआई भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, आप लोग को पास्कल ट्रायंगल बताया था ना, और याद है हम उसमें बोल के गए थे, पास्कल ट्रायंगल के बाद बोल के गए थे कि इसका एक शॉर्टकट मेथड है a + b का पावर 10 निकालने का,
बताया था। और कहते एक शॉर्टकट मेथड है, उस मेथड को क्लास 11 में सिखाया जाता है, जिस चैप्टर का नाम आता है बाइनोमियल थ्योरम। वो आपको सेमेस्टर में मिल जाएगा। ओके, तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखना पड़ता है। ये सीखने के बाद समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा। फिर तरीका बस सीक्वेंशियल सीरीज, इसी में हम लोग पढ़ते हैं एपीजीपी की कहानी, तो ये इंपॉर्टेंट है एपीजीपी की कहानी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारे टर्म में सिखाई भी है, बहुत कुछ एडवांस आपको मिलेगा, ठीक है। इसी के अंदर आपको मैक्सिमम बहुत कुछ मिलेगा, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, सर्कल मिलेगा, आपको बहुत तरह की चीज मिलेगा इसमें, लोकस मिलेगा आपको, हाइपरबोला, पैराबोला, सब आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, ठीक है। बोला नहीं है, अच्छे खासे से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स भी है, इजी है, प्रोबेबिलिटी भी है, ये इजी चैप्टर है, इसमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्लास 12 के लिए जब आते हैं तो क्लास 12 का भी सेम पैटर्न है एमसीक्यू में, जहां पर यहाँ पर क्या होता है, क्लास 11 में जो रिलेशन फंक्शन पढ़े थे उसी का एडवांस रूप आता है रिलेशन फंक्शन, फिर से रिपीट होकर क्लास 12 में, ठीक है। यूनिट 1 में रिलेशन फंक्शन, और जो आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 में, उसका एक स्टेप और एडवांस होकर क्लास 12 में आता है, इसका नाम आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा आपने, नाम में खाली जोड़ दिया इनवर्स, उल्टा कर देंगे और पढ़ना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे मतलब समझो, जैसे हुआ करता था कभी ऐसे लॉ ऑफ इंडिसेस जब आप लोग सीखे थे, जैसे पढ़ा तो 2 का पावर 3, ठीक है। अब इसका इनवर्स करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 का पावर -3। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है, जहां पर हम लोग पढ़े थे जैसे साइन थीटा वगैरह पढ़ते थे ना, वहां आएगा साइन थीटा -1, समझे। तो इसको इनवर्स कहानी वो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं है, पहले लेवल तो सीख लेंगे बढ़िया से फिर। ओके, अच्छे टॉपिक से सभी चीज अच्छा है, इतना कुछ सिखाया जाता है ताकि आपके माइंड को ट्रेन किया जाता है, हर टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर कर पाओ। ओके, तो आपको आइडिया लगाने के लिए हमने समझा दिया। वहीं आपके पास आएगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आएगा। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की कहानी क्लास 10 में आईसीएसई बोर्ड को देता है और घूम के फिर क्लास 12 में आता है, बस समझे। और वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं देता मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग सब नया नया मिलेगा। इसे तो बोलते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड से होता है ना, वो निकले क्लास 11 12 में आकर बहुत सारा टॉपिक उनको देखा जैसा लगता है, बट वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है कि उनको सब कुछ नया सा लगता है, समझे। जिम्मेदारी ज्यादा होने का मतलब, एहसास कराने का मतलब होता है कि नॉलेज बहुत है, बस समझे। इतना कुछ तो है लेकिन वो नॉलेज बहुत है, सीखोगे ईमानदारी से तो बहुत कुछ मिलेगा। ओके, और यहाँ पर भी मिलेगा डिफरेंशिएशन, ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ये सब मिलेगा, इजी है। उसके बाद में ये मिलेगा वेक्टर, आपका सेमेस्टर 4 में मिलेगा लास्ट वेक्टर। जी हाँ, यही वेक्टर फिजिक्स में मिलता है और इसी वेक्टर को घुमाकर क्लास 12 में डाला जाता है। 3D ज्योमेट्री मिलेगा, यहाँ पर 3D ज्योमेट्री मिलेगी प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। 2D ज्योमेट्री बहुत दिखाते हैं, यहाँ 3D ज्योमेट्री मिलती है क्लास 12 में। इंटीग्रल यहाँ पर आता है इसके लिए क्या बोलते हैं, 2 तरह का आएगा, एक आएगा डिफरेंशिएशन और एक आपके पास आएगा इंटीग्रेशन। दोनों की कहानी अच्छी कहानी है, कुछ नहीं। जैसे अगर हम आपको कहेंगे ये हमारे पास एक डंडा है, अब इस डंडे को बहुत ही छोटा टुकड़ा तोड़ दिए, तो हर छोटा टुकड़ा कितना हुआ, ये तोड़ने की कहानी डिफरेंशिएशन है, समझे। और उसी छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ दिए तो जोड़ने की कहानी इंटीग्रेशन है, इसी के ऊपर मैथ्स है, समझे। तो ऐसे टॉपिक्स मिलेगा हम लोग को। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास 11 में भी मिलता है बेस लेवल पे, और एडवांस पेपर यहाँ मिलेगा। ओके, सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेने क्वेश्चन सब है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको ध्यान रखना क्या लिखा है, 70, क्योंकि 15 मार्क्स है सेमेस्टर 1 में आपका प्रोजेक्ट फाइल वगैरह लेगा, तब इसका तो ये भी होता है ना, प्रैक्टिकल भी होता है, इसलिए तो मे बी प्रोजेक्ट ले और मे बी 15 मार्क्स का आपका मतलब एक्सपेरिमेंट ले, एक्सपेरिमेंट का भी अलग होता है, समझे। तो 5 मार्क्स का आपको एक खाता बनाना पड़ेगा, 10 मार्क्स का आपको वहाँ एग्जाम हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट का एग्जाम होता है, ओके, साइंस एक्सपेरिमेंट। उसी बेस पे उसमें से जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है क्लास 7 सेमेस्टर 1 के लिए, वो आता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी एंड पावर, ये सब है इसी से, ठीक है। ये 5 चैप्टर आपको सेमेस्टर 1 में क्लियर करना पड़ता है, तुम समझेंगे, समझे। वो आएगा सेमेस्टर 2 में, तो ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन वेव साउंड का ही रूप है, ठीक है। टॉपिक्स अच्छे आते हैं, फिर इसमें आपको ये सीखने मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइंस का ही सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। ये क्लास 12 का है फिजिक्स, क्लास 12 के लिए फिजिक्स है ये, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आएगा। उससे पहले ये चार्ज जहाँ पर रेस्ट में रहती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर टॉपिक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, ये आपका सेमेस्टर 3 में मिलता है। और सेमेस्टर 4 में आपका ऑप्टिक्स सबसे बड़ा टॉपिक है, ये ऑप्टिक्स सबसे बड़ा, 7 चैप्टर को मिलाकर एक यूनिट बनाता है ये ऑप्टिक्स, ठीक है। आप देखो इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कैरी किया है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में टोटल कहानी है, रिफ्रैक्शन से लेकर रिफ्लेक्शन, लेंस, मिरर, ठीक है, प्रिज्म, हर तरीके का कॉन्सेप्ट है इसमें। लाइट का वेव, लाइट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ईच एंड एवरीथिंग सब इसमें मिलता है ऑप्टिक्स में।
एटॉमिक न्यूक्लियर यहाँ मिलेगा, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ मिलेगा, एडवांस भी मिलता है, अच्छा चीज़ें मिलता है यहाँ पर। ये मिलेगा कम्युनिकेशन, यहाँ पर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिख रहा है, ये सब मिलेगा आपको, सब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है यहाँ पर। कैसे मशीनें बनती है, कैसे फोन रेडी होता है, कैसे सिग्नल तैयार होता है, कैसे टावर खड़ा होता है, कैसे ट्रांजिस्टर कैसे बना है, मतलब सब पूरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जानने को यहाँ मिलती है। ओके, और समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम ये होता है ना, स्कूल्स में आपको कैसे भी पढ़ा दिया जा सकता है, बिकॉज उसको सिलेबस खत्म करने से मतलब हम इतना जानते हैं बाबू, जो बढ़िया से सिखाएगा उस समय खाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, हमें लर्निंग और स्कोरिंग दोनों चाहिए। इसलिए बाबू हम यही खड़ा होकर आपको दावा करते हैं, आप अगर मेरा ईमानदारी से अगर साथ दोगे ना, तो आपको प्रिपेयर करेंगे, ईमानदारी से साथ देना होगा, ठीक है। आपको एकदम ध्यान रखना बाबू कि रेशियो एकदम पैटर्न पे, एकदम कि अगर हम जितना मेहनत करेंगे, आपको हो सके तो मुझसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कम तो नहीं करना पड़ेगा, समझे। बाकी लर्निंग जिम्मेदारी मेरी। कैसे देंगे? सारा एक्सपेरिमेंट का सामान मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास, सारा सामान है, बस सीखने वाले की कमी है। ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। यहाँ भी सेम 70 मार्क्स का है, 35 करके बांटेगा, 35 मार्क्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। ओके, ये भी आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अगर क्लास 10 में मेरे बहुत सारे, अगर आप लोग टॉपिक्स को अगर ध्यान से सुने और समझे होगे ना, तो आपको क्लास 11 में देखना ये सब टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। सच बता रहे, बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि हम जब भी पढ़ाते थे ना, हमेशा एक लेवल ऊपर होकर ही पढ़ाते थे, तक लेवल में आसान हो जाए आपके लिए। बहुत सारे टॉपिक आपके सामने आएगा, आपको लगेगा इजी है, अरे रिवाइज मारना है, चल जाएंगे, ठीक है, सब इजी रहेगा। सब वही से पढ़ना है हम लोग को, बेसिक हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आएगी, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े थे, पीरियोडिक टेबल भी आएगा यहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आएगा, सब आएगा। थोड़ा सा ब्लॉक्स ऐड हो जाता है, एसपीडीएफ की कहानी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेमेस्टर 2 में हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स मिलता है, वही थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन पहले भी आप लोग समझाएं, ठीक है, इसके ऊपर चैप्टर है। जो हमने क्लास 10 में आपको छोटे टॉपिक के रूप में समझाया था ना, हमने कहा था क्लास 11 में आएगा तो ये चैप्टर बन जाएगा, और वही है रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग याद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिखाए थे, वो एक टॉपिक था ना, यहाँ चैप्टर है, और मात्र 3 मार्क्स का आता है इससे, ये कहानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी चैप्टर है, ठीक है, वो भी मिला हुआ, ये भी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, सब हाइड्रोकार्बन उसी के अंदर आता है। फिर यहाँ ये क्लास 11 यहाँ हुआ, उसके बाद क्लास 12 को यहाँ पर 35 मार्क्स का है। क्लास 12 के लिए लिक्विड स्टेट, पी ब्लॉक, हैलो एल्केन्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, बायोमोलिकुलर पॉलीमर, ये क्लास 12 का है, सेमेस्टर 3 का। ये सेमेस्टर 4 के लिए है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सारी चीज़ें आपके लिए क्लास 12 के लिए। ओके, ये आपका बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजी के लिए जो है, ठीक है, वो वाला आपका टॉपिक है, जिसमें आपको यहाँ पर भी आपको 3 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। मेन 3 यूनिट है ये, जो एमसीक्यू में दिख रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट दिख रहे हो, सारा डाला हुआ है, देख रहे हो यहाँ पर कितना चैप्टर है। पहला यूनिट में 3 चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम। टेंशन नहीं लेना, आप लोग को मैक्सिमम सिखाए हैं इसमें, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड वही है, लाइफ साइंस होता क्या है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वही है जो टैक्सोनॉमी में पढ़े थे हम लोग, ठीक है, और एनिमल किंगडम वही है जो हमने पूरा फाइलम पढ़ा था, वही सब है, ठीक है, जस्ट रिपीट होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द, देखो ये भी इजी, ये सब भी आप लोग पढ़े हो। ये आप लोग को हम फ्लावर पढ़ाए थे, फ्लावर का स्ट्रक्चर बताए थे, वही है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी इसे तो हमेशा एडवांस बता के रखता हूँ, ईजी है, बायोलॉजी आप लोग के लिए बहुत ईजी है। देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वही पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावर का चिड़फाड़ करेंगे हम लोग, हर चीज़ सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है नहीं है, पहले भी सीखे, इसमें भी थोड़ा सा बस बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, कुछ नहीं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये एनिमल के यहाँ पे थोड़ा सा नया टॉपिक ऐड होगा, मतलब कुछ एनिमल जैसे कॉकरोच हो गया, इन सबको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, वो थोड़ा सा देना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। कॉकरोच का स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ एनिमल्स मिलेंगे आपको, उसका स्ट्रक्चर देना पड़ेगा बस। तो चैप्टर 3 में आपको मिलेगा पहला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सब जानते हो आप, टेंशन नहीं है, और थोड़ा खाली एडवांस होगा, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स ये भी जानते हो, थोड़ा सा इसमें कौन सी कमी है, कम जानते हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है आपको बायोमोलिक्यूल्स में। कारण है कि ये थोड़ा सा DNA RNA पढ़े हो ना आप लोग, पढ़ाए थे, तो वहाँ तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे, यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपकी जीवन चलाती है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे बारे में जानेंगे बायोमोलिक्यूल्स। एंड सेल सेकंड सेल जानते हो, लेकिन थोड़ा एडवांस बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग सेल साइकिल के हम लोग जस्ट ऊपर जाने हैं, थोड़ा सा भीतर जाना पड़ेगा, सेल डिवीजन का भी थोड़ा भीतर जाना पड़ेगा, और समझे, 11 है तो थोड़ा घुसना जरूरी पड़ेगा। ये सारे टॉपिक से आपका 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स ये आपको खत्म करना है। तो अब समझ रहे हो कितने टॉपिक्स हैं। हम क्यों हर बार एग्जाम से पहले हम ये बात क्यों कहते थे, बाबू अगर सच में अगर आपको कॉन्फिडेंस साइंस लेकर पढ़ना आ गया तो आप पहले से एडमिशन ले लो, हम क्यों कहते थे, जानते हैं ये चीज़ आता है, लेकिन तब तक स्टूडेंट को एहसास नहीं होता, उनके माता पिता को एहसास नहीं होता जब तक चोट नहीं लगती है, ठीक है। इतनी जिम्मेदारी पड़ती है, बहुत कम समय देता है, बस इसीलिए एक काम आसान करता है
कि स्कूल में जो आपका एग्जाम होगा सेमेस्टर 1, वो आपको इसलिए कहेंगे स्कूल छोड़ना मत, स्कूल हफ्ता में 4 दिन जरूर जाओ, और समझे। और देखना मैम लोग ही ना वहाँ पर बता देंगे, ये सब क्वेश्चन देंगे, कुछ तो क्वेश्चन बता देती है, ठीक है, एग्जाम में भी बहुत हेल्प कर देती है, निकल जाएगा। लेकिन हम वही कहें बाबू, सिर्फ टीचर का भरोसे पर नहीं रहना है, मैम का भरोसे पर रहेगा, आपको दिक्कत वही, आपने सीखा क्या फिर? क्लास 11 में आकर खाली सजेशन से पास हो गए, इसलिए सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो हम आपको लर्निंग देंगे क्या करना नहीं करना, बस थोड़ा सा स्पीड बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए हम बोल चुके हैं ऑलरेडी आप लोग को कि आप लोग का जो क्लासेस होगा वो 2.5 से 3 घंटे का क्लास होगा, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, और आपको समय देना होगा। ओके, अगर मैं साफ बोल दीजिएगा कि साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, सिलेबस का प्रेशर ज़्यादा है, टाइम नहीं देंगे तो दिक्कत होगा, और आपको घर में भी पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करते रहना पड़ेगा। ओके, ये सब आपका सेमेस्टर 2 का है। प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, थोड़ा डीप लेवल पे जाएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा है। जो आर्ट सिस्टम पढ़ाते थे कभी है ना, वो ऑटो सिस्टम है। जो पढ़ाए थे ब्लड इवेंट, ब्लड सिस्टम 11 का टॉपिक था, टेंशन नहीं है उसके लिए, मेरे पास अभी भी सारा रिकॉर्डिंग्स है, उसको अपलोड नहीं करेंगे लेकिन रिकॉर्डिंग्स है सारा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, देखो यहाँ पर देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यही है ब्लड वाला फ्लूइड, ठीक है। ये किडनी का है, ये लोकोमोशन मूवमेंट पे है, ये न्यूरल कंट्रोल नर्वस सिस्टम पे है, थोड़ा एडवांस। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब हार्मोन्स। अब खुद सोचो बाबू कि जो लोग क्लास 10 में ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं सुना सा है, अब जो लोग अच्छे से 9-10 अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो 11 बहुत पसंद आएंगे लोग। जो बोलते ना कोई नया टॉपिक आया तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, जो मेरे पास टॉपिक पहले से आया हुआ है, हम उसका कॉन्सेप्ट सीख कर रखे हैं, पुराना चीज़ें भी अगर मेरे पास अभी भी है, बहुत हेल्प होती है 11 पार में। ओके, ये क्लास 12 का है, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में 3 टॉपिक आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 15 मार्क्स का। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स वाली कहानी है, इसकी डीएनए पे कहानी है। ये चैप्टर 4 खाली डीएनए पर ही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, सबकी कहानी है, पढ़ेंगे आप लोग। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 12 में बहुत अच्छे से चैप्टर है बायोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी, रुक के आप सारा नाम देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, बस हमको खाली लाइन्स दिखाते चले जा रहे हैं। ओके, ये है आपका कंप्यूटर का, इसको कॉमर्स मत समझ लेना, ये कंप्यूटर का है। ओके, कंप्यूटर साइंस, COM मतलब कंप्यूटर, S मतलब साइंस, कंप्यूटर साइंस टॉपिक्स है, लेकिन बहुत सारे पढ़ाई नहीं होता अच्छे से, इसलिए कंप्यूटर इसमें भी है आपका, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, इंट्रोडक्शन टू C है, बट ये सब थ्योरेटिकल है, मतलब प्रैक्टिकल देता ही नहीं है किसी स्कूल में। और सबसे गंदा मजाक यही होता है हर स्टूडेंट के साथ, बिकॉज ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे ना तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप 12 के बाद अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो 12 के बाद अच्छे से कुछ अलग जगह या गवर्नमेंट से जुड़कर कुछ अच्छी जगह पर करो, मुझे बोलना बता देगा कहाँ से करना है, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, सब है कंप्यूटर वाला चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्लास 11 और 12 के लिए, दोनों के लिए, 12 के लिए पॉज करके आप लोग देखते रहना जिसको जरूरत पड़ेगा। डेटा साइंस का ये तो सब फ्रेम में दिखा दे रहे हम, पॉज करके आप लोग सबको देख सकते हो। उसके बाद आता है ये है इंपॉर्टेंट, कौन सी बुक्स लें, किस तरीके का पब्लिशर का बुक्स लें। ये बुक्स के लिए है क्लास 11 की, ये क्या है बाबू ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम बंगाली वर्जन है, मैक्सिमम बुक्स जो है वो बंगाली वर्जन है, ठीक है। हिंदी का नामो निशान नहीं है, रेत में सुई ढूंढना, समझे, रेत में सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन वो भी बहुत कम, कुछ ही सब्जेक्ट हिंदी का खाली हिंदी में ही है बुक्स, बाकी इंग्लिश वर्जन बहुत ही कम है। हम जिसको वेस्ट बंगाल के लिए बेस्ट मानते हैं वो आता है छाया प्रकाशन, ठीक है। कौन सा आता है, छाया प्रकाशन का दोनों वर्जन आता है, बंगाली वर्जन और इंग्लिश वर्जन, आपको इंग्लिश वर्जन, बट ये बुक्स बहुत मोटी होती है, ठीक है। तो बहुत इंस्टेंट अभी मत ले लेना, क्योंकि पढ़ना आप पढ़ नहीं पाओगे, अगर पढ़ पाओगे तो अच्छी बात है ले लो, लेकिन नहीं पढ़ पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और नहीं तो हम आपको बेस्ट कहेंगे आप NCERT बुक ले लो, NCERT बुक, लेकिन अभी मत लेना, एडमिशन के बाद लेना, ठीक है। बाकी अभी होगा तो प्रोवाइड कर देंगे। NCERT बुक आपके लिए पतली सी होगी, थोड़ा सा उसका मुहावरा जैसा लाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध को अगर आप एक आध जो होगा रेफरेंस में अच्छी बुक जरूर ले लेना, जैसे हम कहेंगे आपका फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, किसी के लिए, इसके लिए छाया प्रकाशन का बुक थोड़ा जरूर ले लेना। कारण बता रहे क्यों, छाया प्रकाशन के बुक से कई बार हम ऐसे देखे हैं कि 11 और 12 में उसके कॉमन क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, छाया प्रकाशन का कॉमन क्वेश्चन आए उठकर, और जो कि ABTA में भी दिया रहता है या फिर उसके मॉक टेस्ट में भी दिया रहता है अपने पैटर्न में, प्रीवियस क्वेश्चन में। इसलिए बहुत सारा और भी है बुक्स, मैथ्स में भी वही सेम छाया प्रकाशन, और भी है
बहुत तरीके का एक सुरेंद्र नाथ दे ऐसे भी नाम है मैथ्स में, तो वो भी एक अच्छा बुक है, फॉलो करती है वेस्ट बंगाल बोर्ड। ठीक है, और फिजिक्स में भी छाया प्रकाशन फॉलो होता है और एक डॉक्टर BK गुप्ता भी फॉलो होता है, वो भी अच्छी बुक्स है। बायोलॉजी में, बायोलॉजी का अच्छा है, बायोलॉजी का इस बार तो बहुत बढ़िया किया बायोलॉजी में। बायोलॉजी के लिए गवर्नमेंट से इंग्लिश वर्जन के लिए अलग से बुक निकाली है, पतली सी है, NCERT बेस्ड भी है, और संतरा उसका पब्लिशर का नाम है। ठीक है, पब्लिशर का नाम है संतरा। ओके, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 चारों के लिए सब निकाल के रखी है। बेस्ट है, क्यों बेस्ट है? उसमें कलर पिक्चर दिया गया है और अच्छे से लिखा हुआ है। तो पतली सी बुक सी रहेगी, इतनी सी, लेकिन अच्छी है बायोलॉजी के लिए। उसका कहेंगे तो बहुत बेहतर है, संतरा पब्लिशर का है, वो लिखा रहता है वेस्ट बंगाल बोर्ड पब्लिशर। ओके, तो यहाँ पर कई तरीके का बुक का पब्लिशर है, जिसको जिस तरह का चाहिए। सबका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, बैठ कर यहाँ पर जांचते रहे, चेक करते रहे। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए कितनी सारी है, बहुत तरह का सब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसको अपना सब्जेक्ट चाहिए वहाँ पर चेक करते रहेंगे। ओके, ये हिंदी के लिए, बंगाली के लिए, ये लैंग्वेज सबका मैक्सिमम बंगाली सबको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स है ये कॉमर्स वाले के लिए, कुछ लोगों को आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स मिल जाता है। ठीक है, ये देखो ये ENVS है, एनवायरमेंटल साइंस भी होता है, उनके लिए है। ये ज्योग्राफी के लिए बुक्स है यहाँ पर, GEG लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सब ज्योग्राफी के लिए बुक्स हैं, सब पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है, सब वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, सबका वहाँ पर सब स्टेटमेंट डाला हुआ है। आपको पॉज करना है, पॉज करके ढूंढ लेना है। हिस्ट्री के लिए सब। ठीक है, बस हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये मैथ्स के लिए है, देखो इसी का बात कर रहा था। ये तो संदर्भ पब्लिशर ने नहीं कहा था, एक तो पारुल प्रकाशन भी है, तो बंगाली वर्जन हो जाता है। एक नाम तो सुरेंद्र नाथ, उसने दिया नहीं है अभी तक। मैथ्स का सब बंगाली वर्जन है। आप लोग सब इंग्लिश वर्जन लोगे, बेहतर रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर है। ठीक है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स है, इससे फिलोसफी में आपका पॉलिटिकल साइंस का बुक्स है, नाम यहाँ सब लिखा पब्लिशर का नाम। ठीक है, ये सेमेस्टर 2 की बुक्स है ये सब। ठीक है, ये अकाउंटेंसी का बुक है, ये सब बायोलॉजी का बुक है। ठीक है, देखो छाया प्रकाशन भी चलता है, तो बंगाली वर्जन है। अभी संतरा आया हुआ है, बेस्ट है वो। ठीक है, सब कॉमर्स है, कुछ इकोनॉमिक्स है यहाँ। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस सेमेस्टर 3 के लिए। ठीक है, सब बुक्स का ही सब नाम है, एक बार हम पहले टेम्पलेट दिखा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अच्छी बुक्स देखो, ये सेमेस्टर, हाँ ये देखो, ये काउंसिल अप्रूव्ड है, ये क्लास 12 के लिए सेमेस्टर 3। पब्लिशर ने में ये अकाउंटेंसी के लिए, बायो के लिए, लेकिन और भी इससे बेहतर है, संतरा वाला बेहतर है इसमें से। केमिस्ट्री के लिए पारुल प्रकाशन डाला गया है, बढ़िया बंगाली वर्जन है। इंग्लिश वर्जन आपका होगा तो ढूंढोगे, उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, सबको कोड वर्ड लिखा हुआ, कोड नेम लिखा रहता है उसका, बुक्स का नेम है ये। ठीक है, सब सेमेस्टर 3 का ये फिलोसफी, सब सारे सब्जेक्ट का यहाँ नाम लिखा हुआ है। इंग्लिश वर्जन कुछ है, बस यहाँ पर लास्ट है इसका।